दोस्तों नमस्कार, प्रणाम। मेरे संस्कार कोचिंग यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में 2017 में पूछे गए आईटीआई में जो सामान्य ज्ञान और विज्ञान के प्रश्न थे उसका हल दिया है, जिसका 2017 के वीडियो का ये तीसरा भाग है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर ज़रूर करना। तो चलते हैं, समय गवाए बगैर शुरू करते हैं वीडियो। क्वेश्चन नंबर पहला क्या है? बिजली के घरेलू उपयोग के लिए मूल्य ₹2.30 प्रति यूनिट है, वह यूनिट है। क्या है ये यूनिट? 1 एम्पियर है, 1 वोल्ट है, 1 जूल है, 1 किलोवाट घंटा है। कह रहा है ना कि ₹2.30 प्रति यूनिट, तो 1 यूनिट होता है ना, वो 1 किलोवाट घंटा के बराबर होता है। क्या होता है? अर्थात 1 घंटा में 1000 वाट, तो 1 किलोवाट घंटा के बराबर होता है। तो प्रति यूनिट ₹2.30 कीमत है ना, तो वह यूनिट क्या होगा? 1 किलोवाट घंटा होगा। क्या होगा? 1 किलोवाट घंटा। ऑप्शन नंबर डी। 1 किलोवाट बराबर कितना होता है? 1000 वाट होता है। चलिए, और एम्पियर जो है ना, एम्पियर क्या है? विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। वोल्ट जो है विभवांतर का मात्रक है। जूल जो है कार्य एवं ऊर्जा का मात्रक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है। चुंबकीय क्षेत्र वेबर प्रति मीटर, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, वेबर मीटर स्क्वायर या वेबर। तो चुंबकीय क्षेत्र यानी क्षेत्रफल है तो मीटर स्क्वायर होगा, यानी प्रति चुंबकीय, तो वेबर प्रति मीटर स्क्वायर चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक। याद रखना, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या है? वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। वेबर जो है ना चुंबकत्व का मात्रक है। वेबर किसका मात्रक है? चुंबकत्व का मात्रक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, आपसे पूछ रहा कि क्षारीय मृदा तत्वों का समूह कौन सा है निम्न में। यहाँ पूछ रहा है कि क्षारीय मृदा तत्वों का समूह कौन सा है? AgCOFe, NiU, Ni, LiAu, Li है यहाँ पे, CaBrSr, LiRb, Na। यहाँ पूछ रहा है क्षारीय मृदा तत्व। तो क्षारीय मृदा तत्व है ना जो आवर्त सारणी के वर्ग 2 में स्थित तत्वों का है। तो वर्ग 2 में स्थित तत्वों के लिए मैंने यहाँ एक ट्रिक बनाया है कि बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। बहुत बेहतर ट्रिक है। बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। बेटा अर्थात बी बेरिलियम, मांगे अर्थात Mg, कन्या अर्थात Ca, सुंदर Sr, बाप यानी Ba, राजी Ra। यानी बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम और रेडियम है। तो यहाँ पे है ना Ag है जो कि इसमें नहीं है, Na है जो कि इस श्रेणी में नहीं है ट्रिक में, Ca है, Ba है, Sr है, यानी कैल्शियम, बेरियम और स्ट्रॉन्शियम। तो क्षारीय मृदा समूह में कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी वाला, कैल्शियम, बेरियम और स्ट्रॉन्शियम। इसके अलावा बेरिलियम, मैग्नीशियम और रेडियम, ये भी अगर ऑप्शंस में किसी में रहता तो हो सकता था। तो याद रखिएगा, क्षारीय मृदा तत्व है ना, उसकी श्रेणी के लिए ट्रिक क्या है? वर्ग 2 में स्थित है आवर्त श्रेणी का। ट्रिक है क्या? बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। यहाँ मैंने लिखा है कि क्षारीय मृदा धातु आवर्त सारणी के वर्ग 2 में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि रदरफोर्ड ने अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के लिए किस तत्व की पन्नी का उपयोग किया था, यानी पतले धातु का उपयोग किया था। तो रदरफोर्ड ने अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के लिए सोना धातु की पन्नी का उपयोग किया था, अर्थात Au, सोना। सोना का लैटिन नाम क्या है? ऑरम, AuRum। इसी से इसका संकेत क्या लिखा गया है? Au लिखा गया। क्वेश्चन नंबर 5 है कि इंडियन कैंसर रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है। ऑप्शन है आपके पास तिरुचिरापल्ली, मैसूर, बेलगांव या मुंबई। तो इंडियन कैंसर रिसर्च सेंटर जो है ना मुंबई में स्थित है। कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है। मुंबई से रिलेटेड एक बात ये भी जान लेना कि मुंबई को भारत की आर्थिक राजधानी कहा जाता है। दलाल स्ट्रीट यहीं है, शेयर बाजार वगैरह सब कहाँ है? यहीं है। तो पहली बात कि कैंसर रिसर्च सेंटर मुंबई है। मुंबई को भारत की आर्थिक राजधानी कहा जाता है, सपनों की नगरी कहा जाता है। पूछा जाए कि दलाल स्ट्रीट कहाँ है, तो मुंबई में ही दलाल स्ट्रीट है। कुछ डिटेल्स में मैंने यहाँ पे ये बताया है कि गन्ना प्रजनन केंद्र कोयम्बटूर में है। ये भी आपसे पूछ सकता है, जब कैंसर रिसर्च सेंटर पूछ रहा है तो ये भी पूछ सकता है ना कि गन्ना प्रजनन केंद्र, तो कोयम्बटूर में है। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक जो कि उड़ीसा में है। वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में है। क्वेश्चन नंबर 6, केंद्रीय चमड़ा अन्वेषण संस्थान कहाँ स्थित है। ऑप्शन है आपके पास बेंगलुरु, कोयम्बटूर, विजयवाड़ा, चेन्नई। तो केंद्रीय चमड़ा अन्वेषण संस्थान जो है ना वो आपसे पूछ रहा है, तो वो अब कहाँ बताओगे? ऑप्शन क्या है? बेंगलुरु है, कोयम्बटूर है,
विजयवाड़ा है और क्या है, चेन्नई है। तो ये जो इसका जो सही ऑप्शन होगा आपके पास क्या होगा, चेन्नई होगा। क्या होगा आपका, चेन्नई होगा। क्वेश्चन फिर मैंने डिटेल्स दिया है कि नेशनल केमिकल लेबोरेटरी वो पुणे में है, मलेरिया रिसर्च सेंटर दिल्ली में है, नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर गुड़गांव में है, जिसका नाम बदल करके गुरुग्राम कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में कौन सी प्रतियोगिता घास के मैदान में होती है। यहाँ से आपको ये बहुत बढ़िया पॉइंट से बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ऑप्शन है आपके पास यूएस ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन, ऑस्ट्रेलियन ओपन। ग्रैंड स्लैम में 4 प्रतियोगिता खेली जाती है, यूएस ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और क्या, ऑस्ट्रेलियन ओपन। तो हम पहले मैंने डिटेल्स में दिया है कि घास के जो यूएस ओपन है ना वो 1881 में शुरू हुआ, फ्रेंच ओपन 1891 में शुरू हुआ, विंबलडन 1877 में शुरू हुआ। यूएस ओपन जो 1881 में शुरू हुआ अमेरिका में खेला जाता है, खासकर न्यूयॉर्क शहर में अगस्त के महीना में, और हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। फ्रेंच ओपन 1891 में मई के अंत एवं जून के शुरुआती सप्ताह में खेला जाता है। ये फ्रांस के पेरिस शहर में आयोजित होता है जनरली, और मिट्टी पे खेला जाता है, जिसे क्ले कोर्ट भी कहते हैं। मिट्टी पे खेला जाता है, क्ले कोर्ट यानी मिट्टी के आंगन। विंबलडन 1877 में शुरू हुआ, जून जुलाई के महीने में, जून के अंत में और जुलाई के शुरुआती हफ्ते में खेला जाता है। इंग्लैंड में घास के मैदान पर ही खेला जाता है। कहाँ, घास के मैदान पे खेला जाता है। तो ऑप्शन था आपके पास क्वेश्चन, निम्न में कौन सी प्रतियोगिता घास के मैदान में खेली जाती है, तो विंबलडन। क्या है, विंबलडन। इससे रिलेटेड मैंने सारी चीज़ें बताया आपको कि सबसे पहले अगर जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है ना वो 1905 में शुरू हुआ। यहाँ मैंने डिटेल्स में दिया है आप लोग को, ऑस्ट्रेलियन ओपन 1905 में ऑस्ट्रेलिया में खेला जाता है ये, और जनवरी में ये भी हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। अगर ये पूछा जाए कि ग्रैंड स्लैम में 4 प्रतियोगिता होती है, यूएस ओपन होती है, फ्रेंच ओपन होती है, विंबलडन होती है, ऑस्ट्रेलियन ओपन होती है, तो सबसे पहले कौन सा ओपन होता है। तो एक ट्रिक मैंने लिखा है यहाँ, ऑफ वाउ। क्या, ऑफ वाउ, अर्थात आ से ऑस्ट्रेलियन ओपन सबसे पहले जनवरी में, ऑस्ट्रेलियन ओपन कब, जनवरी में, फिर फ्रेंच ओपन, फ्रेंच ओपन कब, मई जून में, ब से विंबलडन जो कि जून जुलाई में, और ऊ अर्थात यूएस ओपन वो अगस्त माह में खेली जाती है। ये सब क्लियर होगा। सबसे पहले कौन सा, ग्रैंड स्लैम में कितनी प्रतियोगिता, 4 प्रतियोगिता। सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन जो कि ऑस्ट्रेलिया में आयोजित होता है जनवरी के माह में, और किस पे खेला जाता है, हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। फिर होता है क्या, फ्रेंच ओपन। फ्रेंच ओपन कब, फ्रेंच ओपन फ्रांस के पेरिस शहर में आयोजित किया जाता है, और ये कब, मई जून में। और ये फ्रेंच ओपन किस पे खेला जाता है, तो ये मिट्टी पे खेला जाता है, यानी क्ले कोर्ट जिसको बोला जाए। फिर कौन सा, बस विंबलडन जो कि इंग्लैंड में होता है, ये घास के मैदान पे खेला जाता है। फिर क्या है, यूएस ओपन अमेरिका में होता है जो कि हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। चलिए ट्रिक के माध्यम से आप लोग को याद हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, 1857 के विद्रोह के बाद किस नेता को अंग्रेजों ने फांसी दी थी। नाना साहेब, मंगल पांडे, कुंवर सिंह, खान बहादुर खान। तो 1857 के विद्रोह के बाद मंगल पांडे को फांसी दी गई थी। किसको, मंगल पांडे को। डिटेल्स में मैंने दिया है कि मारो फिरंगी को का नारा मंगल पांडे ने दिया था। मंगल पांडे ने एक नारा दिया था जो क्या था, मारो फिरंगी को। फिरंगी शब्द का यूज़ अंग्रेजों के लिए किया गया है। स्वतंत्रता संग्राम में बलिदान देने वाले मंगल पांडे प्रथम थे। यानी ये पूछा जाए कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सबसे पहले बलिदान देने वाले व्यक्ति कौन थे, तो वो मंगल पांडे ही थे। सबसे पहले 1857 में उन्हीं को फांसी दी गई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख संविधान के किस भाग में है। तो अभी मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है ना वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, और इस संविधान के भाग 4 में वर्णित है, अनुच्छेद 36 से 51 तक। क्या, अनुच्छेद 36 से 51 तक भाग 4 में। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रथम एशियाई खेल का आयोजन कहाँ हुआ था। प्रथम एशियाई खेल पूछ रहा है बैंकॉक में, टोक्यो में, सियोल में, नई दिल्ली में। तो ये आपसे अगर पूछा जाए कि प्रथम एशियाई खेल बैंकॉक है, क्या है, टोक्यो है, सियोल है, नई दिल्ली है, तो प्रथम जो आयोजित खेल हुआ था ना वो एशियाई खेल नई दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था, नई दिल्ली में संपन्न हुआ था। इसका प्रथम बार आयोजन 1951 में हुआ था। 2022 में चीन के होंगझाओ में इसका 19वां संस्करण होगा। किसका कौन सा, अगर पूछा जाए कि 2022 में एशियाई खेल कहाँ होगा, तो चीन के होंगझाओ में होगा।
कौन सा संस्करण होगा, तो 19वां संस्करण होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है, गांधी जी ने किस प्रस्ताव को उत्तर तिथीय चेक कहा था? ये ऑप्शन है कैबिनेट प्रस्ताव, अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स प्रस्ताव, नन ऑफ दीज। तो ये जो है ना, वो क्रिप्स प्रस्ताव को गांधी जी ने उत्तर तिथीय यानी पोस्ट डेटेड चेक कहा था। क्यों कहा था कि क्रिप्स मिशन 1942 में ब्रिटिश द्वारा लाया गया था। क्रिप्स मिशन भारत में कब लाया गया? 1942 में ब्रिटिश द्वारा, जिसका मुख्य उद्देश्य भारतीय लोगों को फुसलाकर द्वितीय विश्व युद्ध में सहयोग प्राप्त करने का था। उस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था और एक क्रिप्स मिशन जो था ना, ये भारतीय लोगों को फुसला करके द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल करना था और उनसे सहयोग लेना था। इसलिए गांधी जी ने इसे पोस्ट डेटेड चेक कहा था। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में कौन असंतृप्त यौगिक है? 12वां क्वेश्चन है, पूछ रहा असंतृप्त यौगिक कौन है, जो कि केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। CH4, C2H6, CH3, COOH, C2H4। तो सबसे पहले मैंने यहाँ आपको बताने की कोशिश किया कि हाइड्रोकार्बन ना दो रूपों में पहले बटा होता है, संतृप्त और असंतृप्त। पहले संतृप्त और असंतृप्त में बटा होता है। संतृप्त में एल्केन और असंतृप्त को दो भागों में एल्कीन और एल्काइन। संतृप्त का जो सूत्र होता है ना एल्केन का, वो CnH2n+2, एल्कीन का CnH2n, एल्काइन अगर पूछे तो CnH2n-1। अब हम n बराबर 1 जब रखते हैं इसमें एल्केन में, तो CnH2n+2 में Cn की जगह 1 रखें तो Cn2, तो 1 आए 2, 2 दोनों कितना 4, CH4। 2 रखते हैं तो C2H6। बाकी हल करना तो समझ में आ रहा होगा आपको। तो एल्केन जो होता है तो इस तरफ पर रखेंगे तो CH4, C2H6। तो एल्केन जो है संतृप्त है, यहाँ पे ऑप्शन है CH4। क्या असंतृप्त है? तो नहीं, ये ऑप्शन नहीं होगा। फिर C2H6, ये भी नहीं, क्योंकि ये एल्केन के सूत्र पे आ रहा है। एल्कीन पर आते हैं ना तो CnH2n होता है, इनके जगह 1 रखेंगे तो CH2 होगा, C2H4 होगा। C2H4 आ रहा है, तो इस तरह से ना इसमें ऑप्शन कौन सा सही है? C2H4 है। क्या है? एक असंतृप्त यौगिक है। एल्काइन पूछे तो CnH2n-2, 1 रखेंगे तो C आएगा, CH आएगा, 2 रखेंगे C2H2 आएगा। इस तरह से हम लोग प्राप्त करते जाएंगे। लेकिन प्रमुख रूप से ये पूछ रहा है कि जब असंतृप्त कौन है, तो एल्कीन और एल्काइन दोनों हो सकता है, जो कि ऑप्शन में हम लोग को कौन सा मिल रहा है? C2H4 मिल रहा है। दोस्तों ये चीज़ याद रखना, जब एल्केन का सूत्र पूछे CnH2n+2, एल्कीन पूछे तो CnH2n, और जब एल्काइन पूछे तो CnH2n-2 होगा। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, आप लोग बिल्कुल याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। पूछ रहा है क्या कि धातु जो सरलता से ऑक्सीकृत हो जाती है, यानी आसानी से ऑक्सीकृत होने का मतलब होना चाहिए क्या कि आसानी से ऑक्सीजन से संयोग कर लेता है, यानी ज़्यादा क्रियाशील होगा। जो जितना ज़्यादा क्रियाशील होगा ना उतना ही ज़्यादा ऑक्सीकृत होगा जल्दी। तो यहाँ पूछ रहा है कि धातु जो सरलता से ऑक्सीकृत होता है, जैसे कॉपर, Ag यानी चांदी, एल्युमिनियम अर्थात Pt। तो इन सब में जो सबसे ज़्यादा है ना वो क्रियाशील कौन होगा? इन सब में ऑक्सीकृत है तो वो एल्युमिनियम होगा। कौन सा होगा? एल्युमिनियम है, जिसकी परमाणु संख्या कितनी होती है? 13। डिटेल्स में मैंने दिया ना, Pt को अर्थात प्लेटिनम को सफ़ेद सोना कहा जाता है। पूछ सकता है कि सफ़ेद सोना किसे कहा जाता है, तो प्लेटिनम को, यानी प्लेटिनम जो है सफ़ेद सोना के नाम से जाना जाता है। फिर है ना सोना को पीली धातु कहा जाता है। पीली धातु किसे कहा जाता है? सोना को कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न में कौन सी फसल मिट्टी को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? आलू, सोरगम, सूरजमुखी, मटर। तो दलहनी पौधों में राइजोबियम नाम का जीवाणु होता है जो कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करता है। तो इसमें दलहनी पौधा कौन सा है? मटर है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? डी सही होगा। दलहनी पौधों की जड़ों में राइजोबियम नामक जीवाणु होता है। ये पूछा जाए कि राइजोबियम जीवाणु कहाँ पाया जाता है, किस पौधों में? दलहनी पौधों में। और दलहनी पौधों के किस भाग में? तो उनके जड़ में पाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है कि देवपुत्र की उपाधि किस वंश के शासकों द्वारा प्रयोग किए जाते थे? देवपुत्र की उपाधि किस वंश के शासक द्वारा प्रयोग किए जाते थे? ऑप्शन आपके पास मौर्य है, कन्नब है, कुषाण है, शुंग है। तो देवपुत्र की उपाधि जो होती थी ना वो कुषाण वंश के शासक अपने लिए प्रयोग करते थे, अर्थात देवता का पुत्र। किस वंश के शासक? कुषाण। इसके अलावा मैंने डिटेल्स में आप लोग को दिया है, जैसा कि हर वीडियो में मैंने हर क्वेश्चन के साथ डिटेल्स दिया है। यही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन से ज़्यादा भी। महाराजाधिराज और कैसर की उपाधि कुषाण ने धारण की है। कुषाण अपने आप के लिए देवपुत्र कहते थे। उसके अलावा महाराजाधिराज और कैसर की उपाधि भी कुषाण के शासकों ने ही प्रयोग किया अपने लिए।
फिर है ना, सबसे ज़्यादा तांबे एवं सोने के सिक्के कुषाण ने ही जारी किए। अगर ये पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा तांबे एवं सोने के सिक्के किसने जारी किए, तो कुषाण ने जारी किए। फिर कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कटफिशिस था। अगर ये भी पूछा जा सकता है कि कुषाण वंश का संस्थापक कौन था, कुजुल कटफिशिस था। कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा कनिष्क था, जो 78 ईस्वी में शक संवत चलाया। आपसे ये पूछ सकता था कि कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था, तो कनिष्क था। फिर पूछ सकता है कि शक संवत किसने चलाया, तो कनिष्क चलाया। कब चलाया, 78 ईस्वी में चलाया। चलिए फिर है ना, क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं, खेल से संबंधित है। गैम्बिट शब्द किस खेल से जुड़ा है, कैरम, ब्रिज, शतरंज, बिलियर्ड्स। तो गैम्बिट शब्द जो है ना, वो कैरम से जुड़ा हुआ है। किससे, कैरम से जुड़ा है। अगर आप लोग कैरम खेलते होंगे तो पता भी होगा। फिर और जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन से मैंने दिया है कि गूगली शब्द क्रिकेट से, लॉन्ग जेनी, स्क्रू बैक, इन ऑफ, ये बिलियर्ड्स से संबंधित है। नाइट, क्वीन, रूक, चेकमेट, ये सब किससे संबंधित है, शतरंज से संबंधित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है कि अवतल लेंस की फोकस दूरी का चिन्ह होता है। तो अवतल लेंस की फोकस दूरी का चिन्ह क्या होता है, ऋणात्मक होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, अवतल लेंस द्वारा बने वस्तु का प्रतिबिंब। तो दर्पण ना वास्तविक एवं उल्टा बनाता है, और दर्पण का उल्टा करता है कौन सा, लेंस करता है, याद रखना। दोस्तों मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि 10th क्लास का जो फिजिक्स का चैप्टर है दर्पण और लेंस, उससे काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछा जाता है। आप लोग उस चैप्टर को भी बढ़िया से पढ़ लोगे। तो ये ना, दर्पण जो वास्तविक और उल्टा बनाता है, तो ये क्या बनाएगा, लेंस सीधा बनाएगा। तो सीधा क्या होगा, आभासी होगा। और वो अवतल दर्पण बड़ा बनाता था, तो लेंस क्या बनाएगा, छोटा। तो सीधा, आभासी और छोटा होगा। यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा आपके पास। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है ना, न्यूमेरिकल है। कह रहा है ना कि एक चालक अपनी कार को पहले 1.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से त्वरित करता है, फिर 1.2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से। तो इंजन द्वारा आरोपित बल का अनुपात होगा। ऑप्शन है आपके पास 1:2, 2:1, 2:3, 3:2। तो मैंने सोल्यूशन दिया है कंडीशन 1 में। एफ यानी दोनों बल का अनुपात, यानी पहली स्थिति में त्वरण 1.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है और दूसरी में 1.2 है। तो पहले कंडीशन में हम लोग बल निकालते हैं। एक फार्मूला होता है F बराबर एम में। तो एम मान लिया कि एम है, द्रव्यमान तो दिया हुआ है नहीं अपनी उसकी कार का, तो एम को एम ही रहने देते हैं। ए यानी एक्सेलरेशन, त्वरण पहली स्थिति में कितना है आपके पास, 1.8 है। ये लिख लिया m × 1.8, इतना ही रहने दिया मैंने। कंडीशन 2 में मैंने बल निकाला F बराबर एम में। एम तो उतना ही सेम होगा क्योंकि एक ही कार पे दो स्थिति में त्वरण लगाया जा रहा है ना। ए बराबर अब कितना वैल्यू है, 1.2 है आपके पास। अब अनुपात निकालते हैं। तो पहला अनुपात, दूसरा, m × 1.8, फिर m × 1.2। m से तो m कट जाएगा, 1.8 और 1.2, दशमलव से क्या कट जाएगा, यहाँ पे दशमलव कट जाएगा। 3 छक्के 18, 2 छक्के 12, 3/2 अर्थात 3:2 आपके पास ऑप्शन आ रहा है। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा, डी आपका सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 का रहा है, किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने से उसका संवेग हो जाता है। आधा, 2 गुना, 4 गुना या 1/4। ये भी एक न्यूमेरिकल है जिसका सॉल्यूशन मैंने दिया है इस पेज में। देखेंगे क्या है सॉल्यूशन में, कि संवेग जो होता है ना, p बराबर क्या होता है फार्मूला, m भी। अब m तो उतना ही है, वेग को क्या किया गया है क्वेश्चन में मैंने देखा था, आधा करने पर। तो p बराबर m भी, तो v बराबर v/2 अब कर देंगे। तो p बराबर m भी, m का m हो गया v/2, mv/2, यानी संवेग क्या हो गया, आधा हो गया। संवेग क्या हो जाता है, आधा। तो वेग आधा करने पर उसका संवेग भी क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। तो यानी ऑप्शन नंबर आधा यानी ए हो जाएगा वहाँ से। ऑप्शन नंबर कौन सा आप लोग रंग देंगे, ऑप्शन नंबर जो ये था आपके पास कौन सा, ये वाला। वेग आधा तो संवेग भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पे अब हम लोग आते हैं। क्या है कि ऊन के बदले प्रयुक्त होने वाला बहुलक तंतु जो कृत्रिम कंबल, स्वेटर आदि बनाने में काम में आता है, यानी ऊन के बदले में क्या आता है, नायलॉन, टेफ्लॉन, ओरलॉन या बैकेलाइट। तो ऊन के बदले में ना ओरलॉन आता है। क्या आता है, ओरलॉन आता है। ऑप्शन नंबर सी। 22 से क्वेश्चन आपके पास, किसी एकांक क्षेत्रफल से 1 सेकंड में गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा कहलाती है। तो वो ध्वनि की तीव्रता कहलाएगी। समय दिया हुआ है, गुजरने वाली की बात कर रहा है, तो ध्वनि की क्या हो जाएगी, तीव्रता। यहाँ ऑप्शन था आपके पास ध्वनि का तरंग, तीव्रता, पराध्वनि या सोनार। सोनार क्या होता है ना, सोनार का पूरा नाम होता है साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग। सोनार जो है ना, वो पानी में नीचे स्थित वस्तुओं को पता लगाने के लिए यह तकनीक यूज किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है, वायुयान में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है।
क्या है, एथिल अल्कोहल, एसिटिल क्लोराइड, मेथिल अल्कोहल, नन ऑफ दीज। तो वायुयान में ईंधन के रूप में ना एथिल अल्कोहल का यूज किया जाता है। किसका? एथिल अल्कोहल का। डिटेल्स मैंने दिया है कि वायुयान की गति टेकोमीटर से मापी जाती है, अर्थात टेकोमीटर का यूज किसके लिए किया जाता है? वायुयान की गति मापने के लिए। पायरोमीटर से उच्च ताप मापा जाता है। ग्रेविमीटर से जल में उपस्थित तेल क्षेत्र मापा जाता है। जाइलोफोन से ध्वनि उत्पादन होता है और ध्वनि उत्पादन को मापा जाता है जाइलोफोन से। अमीटर जो है ना विद्युत धारा की माप करता है। और वोल्ट मीटर अगर पूछे तो विभवांतर। अमीटर विद्युत धारा और वोल्ट मीटर पूछे तो विभवांतर। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है, किस ब्रिटिश गवर्नर ने सहायक संधि प्रणाली नीति अपनाई थी? तो सहायक संधि की जो प्रणाली थी ना वो लॉर्ड वेलेस्ली ने अपनाई थी। किसने? लॉर्ड वेलेस्ली। ऑप्शन था आपके पास बेंटिक, वेलेस्ली, कॉर्नवालिस, हेस्टिंग्स। यहाँ डिटेल्स में सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला भारतीय शासक हैदराबाद का निज़ाम था। सहायक संधि अपनाई थी किसने? लॉर्ड वेलेस्ली ने। लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि इसलिए अपनाई थी कि वो भारतीय लोगों को ये कहता था, शासक को, कि मैं आप लोगों की सहायता करूँगा और सहायता करके उनकी आंतरिक रूप से उनकी सेना को और उन्हें कमज़ोर करके अपने राज में मिलाना चाहता था। और ये जो था जिसकी हम बात कर रहे हैं, हैदराबाद का निज़ाम, वो अंग्रेज़ों का दोस्त था। ये सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला भारतीय था। तो आपसे पूछा जाए कि पहला भारतीय जिन्होंने सहायक संधि स्वीकार किया तो वो कौन था? हैदराबाद का निज़ाम। मैसूर का टिप्पू सुल्तान ने सहायक संधि का विरोध किया था। टिप्पू सुल्तान काफ़ी कट्टर था, उन्होंने सहायक संधि का विरोध किया था। क्वेश्चन नंबर 25 और अंतिम क्वेश्चन इस वीडियो का, कि भारतीय सशस्त्र अधिनियम किस अंग्रेजी गवर्नर के काल में बनाया गया था? भारतीय सशस्त्र अधिनियम किस अंग्रेजी गवर्नर के काल में बनाया गया था? रिपन, कर्जन, वेलेस्ली और लीटन। तो वेलेस्ली तो सहायक संधि लागू किया था। यहाँ पे ना सशस्त्र अधिनियम जो था ना वो लॉर्ड लीटन के समय में बनाया गया था। किसके समय में? लॉर्ड लीटन के समय में। डिटेल्स में बताया है और बात आई है रिपन की, कर्जन की, वेलेस्ली की। तो वेलेस्ली की चर्चा तो ऊपर वाली क्वेश्चन में ही हम लोगों ने कर लिया। यहाँ मैंने दिया है कि कर्जन के समय 1905 में भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना। अगर पूछा जाए, यहाँ से कई क्वेश्चन इसमें मिल रहा है कि भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कभी 1905 में, किसके शासनकाल में? तो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। 1878 में लीटन ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लागू किया। यानी ये पूछा जाए कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट क्या था? तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब लागू किया गया? तो 1878 में। किसने लागू किया? लीटन ने। अब पूछा जाए कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट था वो क्या था? तो भारतीय भाषाओं में छपने वाले समाचार पत्रों का विरोध किया जाता था वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट द्वारा। उन पे पाबंदी लगाई थी भारतीय प्रेस पे। चलिए आते हैं फिर क्या डिटेल्स में ना, कि रिपन को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है क्योंकि 1882 में इसने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को वापस लिया। जो लॉर्ड रिपन था ना, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता उनको कहा जाता है क्योंकि 1878 में पारित हुआ वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को 1882 में इसने वापस ले लिया, अर्थात भारतीय प्रेस को स्वतंत्रता इन्होंने दी। फिर है ना, भारत में जनगणना की शुरुआत 1881 में रिपन के समय में शुरू हुआ नियमित रूप से। अगर पूछा जाए कि नियमित रूप से भारत में जनगणना कब शुरू हुई? 1881 में। किसके शासनकाल में? तो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। लेकिन ऐसे अगर पूछे कि भारत में जनगणना सबसे पहले किसके शासन में की गई थी? तो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। चलिए फिर है ना, कि रिपन ने भारतीयों के लिए परीक्षाओं में शामिल होने के लिए आयु सीमा 18 से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया। यानी ये पूछा जाए कि सिविल सेवा में शामिल होने के लिए 18 वर्ष से 21 वर्ष उम्र किस शासक ने किया था? यानी किस अंग्रेजी गवर्नर ने किया था? तो लॉर्ड रिपन ने किया था। दोस्तों, रिपन के बारे में ये चीज़ जाने कि जितना भी अंग्रेज जो गवर्नर आए थे वो सब भारतीयों का शोषण करते थे, लेकिन अगर भारतीयों का भलाई का ख्याल में अगर बात किया जाए तो वो लॉर्ड रिपन ही एक ऐसा गवर्नर था जो भारतीय लोगों की भलाई का भी ख्याल रखता था। दोस्तों, इस वीडियो में भी 25 क्वेश्चन का सेट पूरा हुआ। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो फिर एक बार से आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर ज़रूर करना। धन्यवाद।